पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे समुद्र के बीचों बीच मौजूद एक छोटा सा द्वीप जापान की औद्योगिक तरक्की का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया, जहां कभी 5,000 से ज़्यादा लोग रहते थे, जहां स्कूल थे, अस्पताल थे, दुकानें थीं और जहां हर दिन सैकड़ों लोग समुद्र के नीचे जाकर कोयला निकालते थे। लेकिन इतने बड़े शहर का अंत आखिर कैसे हुआ? क्या एक दिन अचानक सभी लोग यहाँ से चले गए, या फिर हाशिमा आइलैंड धीरे धीरे अपनी अंत की ओर बढ़ रहा था? आज एन एक्सप्लोरर पर हम जानेंगे हाशिमा आइलैंड की कहानी का आखिरी अध्याय, एक ऐसी कहानी जिसका अंत पूरे शहर को हमेशा के लिए खामोश कर गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा कर रहा था और इस विकास में कोयले की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। हाशिमा आइलैंड की खदानें भी पूरी क्षमता से काम कर रही थीं, लेकिन 1950 और 1960 के दशक में जापान की ऊर्जा व्यवस्था बदलने लगी। कोयले की जगह धीरे धीरे तेल एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत बनने लगा, यानी जिस संसाधन ने हाशिमा को बनाया था, वही संसाधन अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था। जापान के कई कोयला खदानों पर इसका असर भी पड़ा और हाशिमा भी इससे बच नहीं सका। द्वीप की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कोयले पर निर्भर थी, इसलिए जैसे जैसे कोयले की भूमिका कम हुई, हाशिमा का भविष्य भी अंधेरे में जाने लगा। नागासाकी के आधिकारिक पर्यटन स्रोत के अनुसार 1960 के दशक में जापान की ऊर्जा आपूर्ति का मुख्य आधार कोयले से तेल की ओर बदल गया और अंततः हाशिमा की खदान 1974 में बंद हो गई। अब वह समय आ चुका था जब हाशिमा के लोगों को अपना घर छोड़ना था। कल्पना कीजिए, जिस जगह पर आपने अपना बचपन बिताया हो, जहां आपके बच्चे स्कूल जाते हों, जहां आपके पड़ोसी आपका परिवार बन चुके हों, उसी जगह को एक दिन हमेशा के लिए छोड़ना पड़े। लोग अपना सामान समेटने लगे, कमरों में रखी चीजें, स्कूल की किताबें, पुरानी फर्नीचर, दैनिक जीवन की छोटी छोटी चीजें, सब पीछे छूटने लगा और फिर लोग एक एक करके नावों में बैठकर द्वीप से जाने लगे। समुद्र के बीच खड़ा हाशिमा धीरे धीरे खाली होता गया। 1974 में खदान बंद हुई और इसके साथ ही यह द्वीप पूरी तरह निर्जन हो गया और वह अनइनहैबिटेड आइसलैंड बन गया। लेकिन हाशिमा की कहानी सिर्फ औद्योगिक विकास और वीरानी की कहानी नहीं, इसके इतिहास का एक बेहद संवेदनशील अध्याय द्वितीय विश्व युद्ध का दौर है। युद्ध के वर्षों में कोरियाई प्रायद्वीप और अन्य स्थानों से लोगों को जापानी औद्योगिक स्थानों पर काम करने के लिए लाया गया। हाशिमा से जुड़े श्रम इतिहास को लेकर आज भी अलग अलग ऐतिहासिक दावे और व्याख्याएं मौजूद हैं। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने भी इस इतिहास की पूरी व्याख्या को लेकर चिंता दर्ज की है और कहा है कि उन लोगों के इतिहास को समझने की जरूरत है जिन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध लाया गया और कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ा। इसीलिए हाशिमा को सिर्फ एक घोस्ट आइलैंड के रूप में देखना इस जगह के पूरे इतिहास को समझना नहीं होगा। यह द्वीप जापान के इंडस्ट्रियलाइजेशन की कहानी भी है और युद्धकालीन श्रम इतिहास की एक जटिल और दर्दनाक याद भी। यही वजह है कि हाशिमा आज भी इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है। अब सोचिए, एक ऐसा शहर जहां कभी हजारों लोग रहते थे, अचानक पूरी तरह खाली हो जाए। ना कोई बच्चा,
न कोई दुकानदार, न स्कूल की घंटी, न खदान में जाने वाले मजदूर, सिर्फ इमारतें बचें। समुद्र की तेज हवाएं, बारिश, नमी और समय। धीरे धीरे इन इमारतों पर अपना असर, कंक्रीट टूटने लगा, लोहे में जंग लगने लगी, खिड़कियां गायब होने लगी और प्रकृति ने धीरे धीरे उस जगह को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। यूनेस्को की कंजर्वेशन रिकॉर्ड के अनुसार 1974 के बाद दशकों तक बारिश और समुद्री इन्फोर्स्ड कंक्रीट हाउसिंग और पब्लिक बिल्डिंग के अवशेष आज भी मौजूद हैं। यानी हाशिमा सिर्फ एक अबेंडन आइलैंड नहीं है, यह एक ऐसा शहर है जो समय के सामने जम गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जिस द्वीप को लोगों ने छोड़ दिया था, उस द्वीप में दुनिया की दिलचस्पी बढ़ने लगी। फोटोग्राफर, इतिहासकार, डॉक्यूमेंट्री निर्माता और पर्यटक सब हाशिमा की ओर आकर्षित होने लगे। दूर से देखने पर इसकी कंक्रीट बिल्डिंग और सी वॉल एक विशाल युद्धपोत जैसी दिखाई देती हैं। इसी वजह से इसका दूसरा नाम गुनकनजिमा यानी बैटलशिप आइलैंड पड़ा। आज हाशिमा जापान की इंडस्ट्रियल हेरिटेज स्टोरी का हिस्सा है। यह साइट्स ऑफ जापान्स मिजी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी के 23 कंपोनेंट्स पार्ट में शामिल है। यूनेस्को ने इस पूरी प्रॉपर्टी को 2015 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया था। लेकिन हाशिमा को बचाना आसान नहीं है। समुद्र, तेज हवाएं, बारिश और लगातार डिटीरियोरेटिंग कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, इन सब का असर इमारतों पर पड़ता है। यूनेस्को ने हाशिमा के लिए कंजर्वेशन प्रोग्राम, रिटेनिंग वॉल्स की स्टेबलाइजेशन और डिटीरियोरेटिंग रिमेन्स के संरक्षण की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया है, क्योंकि सवाल सिर्फ यह नहीं है कि हाशिमा कैसा दिखता था, सवाल यह भी है कि हाशिमा की कहानी आने वाली पीढ़ियां कैसे समझेंगी। एक अबैंडन बिल्डिंग को बचाना आसान हो सकता है, लेकिन उसके पीछे छिपे पूरे इतिहास को सुरक्षित रखना कहीं ज्यादा मुश्किल है। और अब आता है सबसे रहस्यमय सवाल, क्या हाशिमा आइलैंड सच में हॉन्टेड है? इंटरनेट पर आपको कई कहानियां मिलेंगी। लोग अजीब आवाजें की बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने खाली इमारतों में कुछ महसूस किया और कुछ इसे जापान के सबसे डरावने स्थानों में गिनते हैं। लेकिन इन पैरानॉर्मल दावों का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। शायद तेज समुद्री हवा, पुरानी इमारतों की आवाज और सुनसान वातावरण इन कहानियों को जन्म देते हैं। या शायद हाशिमा का असली डर भूतों में नहीं, बल्कि उसकी सच्ची कहानी में छिपा है। एक ऐसा शहर जहां हजारों लोग रहते थे और फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। हाशिमा आइलैंड की कहानी सिर्फ एक घोस्ट आइलैंड की कहानी नहीं है, यह इंसान की तरक्की की कहानी है, यह मेहनत की कहानी है, यह उद्योग की कहानी है, यह युद्ध और श्रम इतिहास की कहानी है, और सबसे बढ़कर यह समय की कहानी है। एक समय था जब इस छोटे से द्वीप पर जिंदगी की कोई कमी नहीं थी, फिर वही द्वीप पूरी तरह खाली हो गया। आज वहां समुद्र की लहरें हैं, हवा है, टूटी हुई इमारतें हैं और हजारों लोगों की छोड़ी हुई यादें हैं। शायद हाशिमा हमें यही याद दिलाता है कि इंसान शहर बना सकता है, साम्राज्य बना सकता है, लेकिन समय को नहीं रोक सकता। हाशिमा आइलैंड आज भी खड़ा है, खामोश, लेकिन अपनी कहानी सुनाने के लिए तैयार। अगर आपको एन एक्सप्लोरर की हाशिमा आइलैंड डॉक्यूमेंट्री सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए
कि आपको हाशिमा की कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला लगा। और ऐसी ही अनदेखी जगहें, रहस्यमय इतिहास और वास्तविक कहानियों के लिए एन एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ एन एक्सप्लोरर और यह थी हाशिमा आइलैंड की आखिरी कहानी। मिलते हैं एक नई खोज के साथ।